हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो बिहार बोर्ड में जो है कई बार जो है पूछ ही लिया जाता है। और आपको कुछ ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न का भी थोड़ा सा जो है रिव्यू करवाएंगे कि ऑब्जेक्टिव में कैसे डी ब्लॉक एलिमेंट से सवाल पूछे जाते हैं और किस प्रकार से जो है सब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाते हैं। उन तमाम प्रकार के प्रश्नों पर हम लोग फोकस करने वाले हैं, है ना। तो अब सवाल किस तरीके से पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में, जैसे पूछ लेगा आपसे कि संक्रमण धातु जो है, संक्रमण धातु उत्प्रेरक की तरह क्यों व्यवहार करता है, या संक्रमण धातु का जो यौगिक होता है अक्सर रंगीन क्यों होता है। ये पेपर में ज़्यादातर देखा गया है ना। संक्रमण धातु जो है परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या को क्यों प्रदर्शित करता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब आपको देने हैं। और इसमें होता क्या है, संक्रमण धातु में वैसे तो संक्रमण धातु का मतलब क्या, संक्रमण धातु का मतलब होता है कि डी ब्लॉक में उपस्थित वे तत्व जिसके पास जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते, ऐसे तत्व को संक्रमण धातु कहा जाएगा। अब आप ये नहीं समझिएगा कि डी ब्लॉक में जितने भी प्रकार के तत्व हैं उन सभी प्रकार के तत्वों को संक्रमण धातु कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सवाल उठता है कि सर कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिससे संक्रमण, हम तो यही मान रहे थे कि भाई डी में जितना भी प्रकार का तत्व है उन सभी प्रकार के तत्वों को संक्रमण कहते हैं, परंतु ऐसा तो है ही नहीं। अरे भाई सुनो, जैसे जिंक हो गया, जस्ता हो गया, इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो इसके बाहरी कक्षा में जानते हैं, इसका बाहरी कक्षा में डी तो अबे करेगा, लेकिन इसका डी का पूरा कोटा फुलफिल रहेगा। इतना बात ध्यान में रखिएगा कि जिसके पास जो है डी ऑर्बिटल पूरा जो है अस्थाई रहे, जिसका डी पूरा बड़ा रहेगा, तो समझ रखिए वे संक्रमण धातु के कैटेगरी में नहीं आएंगे। डी ब्लॉक का तत्व उसको कह सकते हैं क्योंकि लास्ट में डी आया है। और डी ब्लॉक का तत्व किसको कहते हैं, तो वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है डी उपकोष में जंप करता है, प्रवेश करता है, तो ऐसे तत्व को हम लोग डी ब्लॉक तत्व कहेंगे। और डी ब्लॉक क्या है गुरुजी, डी ब्लॉक मतलब डी ब्लॉक क्या होता है, तो यानी आवर्त सारणी का वह हिस्सा या आवर्त सारणी का वह भाग जिसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है डी उपकोष में, यानी आवर्त सारणी का वह भाग जिसमें उपस्थित तत्वों का इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जंप करता है, उसे डी ब्लॉक कहा जाता है। और डी ब्लॉक एनसीईआरटी में जबकि इसको अलग अंदाज में परिभाषित किया गया है ना। एनसीईआरटी बोलता है कि रे बाबू सुन, तोरा डी ब्लॉक ना चाहिए, तो पीरियोडिक टेबल 10वां पढ़ा था, बोला हाँ पढ़े हैं 10वां में, 10वां क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो एक कॉलम रहता है आपका एस और दूसरे कॉलम रहता है आपका पी, और बीच में जो आप देख रहे हो डाउन पोजीशन में खद्दा में जो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग डी। तो बीच वाले को डी, आवर्त सारणी में एस के बाद क्या आता है डी, और डी के बाद क्या आता है पी। और जबकि नीचे में जो रहता है, नीचे में 2 ठो लाइन देखे होंगे, वो आपका 2 ठो लाइन जो है वो आपका एफ ब्लॉक के अंतर्गत आता है ना। तो सभी प्रकार के मतलब आवर्त सारणी आप देख लीजिए 10वां क्लास में, 10वां क्लास में आप देखे होंगे, मतलब एक एस के तरफ होगा और दूसरा पी के तरफ होगा, अब बीच में खद्दा में जो है खद्दा वाला क्या हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। और सुनिएगा, खद्दा के नीचे जो सबसे नीचे जो आप देख रहे होंगे उसको आप एफ ब्लॉक भी कह सकते हो, यानी वो एफ ब्लॉक के कैटेगरी में आता है। तो एफ ब्लॉक क्या होता है, तो एफ ब्लॉक जो है आवर्त सारणी का वह हिस्सा जो एस पी और डी के नीचे वाले तल में आते हैं, और इसमें जो भी तत्व उपस्थित हैं इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है किस में जंप करेगा, एफ में जंप करेगा, है ना। अगर कोई बोलेगा मजाक में, तब तो सर हम तो एस ब्लॉक का भी डिफाइन कर सकते हैं, तब तो हम पी का भी डिफाइन कर सकते, क्यों नहीं करेंगे। अब हमारे पास एबिलिटी, हम एस ब्लॉक के भी तत्वों का जो है उसको भी परिभाषित कर सकते हैं। पी ब्लॉक का तत्व क्या है उसको भी हम परिभाषित कर सकते हैं, है ना। आप ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के दौरान उस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जंप कर रहा है। अगर एस में जंप करेगा तो उसको एस ब्लॉक कहा जाएगा, अगर पी में जंप करेगा तो उसको पी ब्लॉक का तत्व कहा जाएगा, अगर डी में जंप करेगा तो उसको डी ब्लॉक का तत्व कहा जाएगा, और अगर एफ में जंप करेगा तो उसको एफ ब्लॉक का तत्व कहा जाएगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, हमने अभी तक में जो है आप लोग जो है क्लास 10th के नीचे या 11th में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सीखा होगा, है ना।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के कई सारे तरीके हैं, कक्षा के आधार पर है, उपकक्षा के आधार पर है, कभी हुंड का नियम लगाते हैं, है ना। तो तरह तरह के हम लोग नियम लगाते रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कभी आप उस पर ध्यान दिए थे कि सर जी अंतिम कुछ तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो कोई एस में जाके ख़त्म होता है तो कोई पी में जाके ख़त्म होता है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, जिसका एस में ख़त्म हो रहा है तो समझ रहे हो कि यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में गया है, और जिसका पी में ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो पी में गया होगा। इस प्रकार जो है मतलब हम लोग प्रत्येक तत्वों का वर्गीकरण करते हैं। अभी जो है आपके स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन लिखूंगा और इसके बाद जो है आंसर आपसे ही मैं छीन लूँगा। मैं लेक्चर दूंगा और आप खाली उस लेक्चर को अच्छी तरीके से समझिए। उस लेक्चर के बदौलत जो है आपसे ही आप भी कहोगे सर अब तो हम जवाब देने में सक्षम हैं। खाली एक टेक्निक बताऊंगा, टेक्निक पर ही आपका सब सवाल बनेगा। डी ब्लॉक से आसान कोई चैप्टर नहीं है पूरे केमिस्ट्री में, है ना। बिल्कुल लॉजिकली अंदाज है, लॉजिकल वे में आप लोग को बताया जाएगा। एक मिनट, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास हमने यहाँ पर जो है कैमरा को जानबूझ के रोका था ताकि ये चीज़ हमको आसानी हो, आपके लिए आसान करने का प्रयास किया हूँ मैं। वैसे आप इसको बारी बारी से करते, बारी बारी से इसको लिख करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हो तो ज़्यादा टाइम लगता। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं हमने डी ब्लॉक का जो है कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, 21 से लेकर 30 तक का। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। और देखिएगा यहाँ पर एक को हमने थोड़ा सा क्लियर करके लिखा हुआ है, परमाणु संख्या 21 है बाबू, 21 है तो प्रत्येक उपकोष में इसको भरना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन एस में। आप लोग जानते हैं, आप लोग ब्लॉक के बारे में जानते हैं, एस, पी, डी और एफ 4 ब्लॉक होते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन तक रखने की संभावना है। तो पहला आता है 1s, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 1s के बाद आता है 2s, 2s इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास? 21 है। 21 में आपने 4 को बांट दिया। इसके बाद फिर आता है बाबू 2p, p में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 3s और s में 2। इस तरीके से हमने इसमें इलेक्ट्रॉन को बांट दिया। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। d में कितने आया? 1 इलेक्ट्रॉन आया। और देखिएगा 4s में, अब इसको बढ़िया से सजा कर लिखिएगा तो d तो आता है, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है d बाहर में है, जबकि इसका जो पड़ोसी देखे वो भीतर है। तो हम 3 वाले को भीतर ले लिए और 4 वाले को बाहर ले लिए। इस प्रकार 4s जो है यानी चौथा उपकोष जो है मेरा बाहर में, इसलिए हमने हुंड के नियम के अनुसार इसको पहले लिखा और जबकि 3d को भीतर में लिखा। अब 4s में वो सब में आएगा, सब में यही आएगा, केवल d में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी क्योंकि आप परमाणु संख्या लगातार बढ़ने वाला लिए हो। इसीलिए यहाँ पर हमने पहले ही लिख लिया, ये 3d सीरीज है और ये 4s सीरीज है। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से जो है आप दिखा सकते हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। तो आपने वैसा ही किया है। अब कहिएगा गुरुजी यहाँ पर 1 लिखा हुआ, इसका क्या अर्थ है? अभी आपको समझाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है। अब कहिएगा सर जी 1 लिखा हुआ, ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन फिर थोड़ा कन्फ्यूजन है। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान में रखिएगा, चाहे डी ब्लॉक रहे या फिर पी ब्लॉक रहे, आधा भरा कक्षा और पूरा भरा कक्षा, ये दोनों जो है थोड़ा सा ज़्यादा खचरा होता है। मतलब ये दूसरे का भी, जिसमें आधा भरने वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसको जो है अस्थाई होना है। अस्थाई होना है तो मतलब ये दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन कोई छीन लेता है, समझे, अस्थाई बन जाता है। जैसे समाज में ही देखिएगा, मतलब एक वो होता है, मतलब हुठा टाइप का आदमी, नहीं ओकरा बढ़ने नहीं देंगे, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो क्या करता है, मतलब दूसरे को डिस्टर्ब करते रहता है और खुद को बोलता है सुकून मिलता है। वही बात है, इतना बात ध्यान में रखिएगा। जैसे 24 ये क्रोमियम, ये कॉपर, ये बड़ा खचरा होता है। इसलिए खचरा होता है क्योंकि इसका जो डी उपकोष होता है ना, वो आधा भरा रहता है और इसका पूरा लगभग पूरा भरने वाला होता है। तो आधा भरा कक्षा और पूरा भरा कक्षा थोड़ा ज़्यादा अस्थायी होता है, स्टेबल होता है, इसीलिए ये दोनों खचरा होता है, समझे।
लास्ट में आना चाहिए डी में 4 गो इलेक्ट्रॉन। अब बगल का देखा नहीं, हमको स्थायी होना है, अस्थायी, रे पगला, अस्थायी होना तो और इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोला हम तो इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे। ये देखता है कि मेरे बगल का पड़ोसी कौन है, तो इसका बगल का पड़ोसी आता 4s। बोला रे तू हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। बोला ना हम नहीं देंगे, हम तो अस्थायी हैं, मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है। एस 2 गो इलेक्ट्रॉन में अस्थायी हो जाता है। बोला नहीं तो इलेक्ट्रॉन जल्दी दो मेरे पास। तो इलेक्ट्रॉन जानबूझ के छीन लेता है। कौन कौन? क्रोमियम है, ये कॉपर, ये दोनों बड़ा स्मार्ट बनता है। ये बगल का इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है और अस्थायी हो जाता है, ठीक है। इसलिए ध्यान में रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में क्रोमियम और कॉपर में। अब देखिएगा, अब कहिएगा सर जी और भी ऐसे कितने तत्व हैं, तो आप आवर्त सारणी में देखिए, क्रोमियम के नीचे जितना तत्व होगा वो सब बकला होगा, वो जो है दूसरे का एकदम छीना छोड़ी करके तब जाकर अस्थायी होने वाला है, समझे। अब देखिएगा यहां पर डी में क्या गो है रे, डी में क्या गो है, डी में है आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए डी में होता है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होने की संभावना है, समझे। डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू? 10 गो। तो 10 गो होने का मतलब जानते हो, 10 गो होने का मतलब 5 गो कक्षक बनेगा, समझे। 5 गो कक्षक बनेगा, 1 2 3 4 1 5, और एक कक्षक में 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है। डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसका 5 गो कक्षक बनेगा, और पांचों का इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, और ऐसे डायरेक्ट नहीं भरा जाता। पहले आपका एक तरफ रहेगा क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, है ना, और दूसरा रहेगा बाबू एंटी क्लॉकवाइज, समझे, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब कहिएगा सर जी तीर का चिन्ह में तो पता ही नहीं चलता है कौन घड़ी की दिशा में, तो घड़ी का सुइयां जिधर जाता है उसका थुथना नीचे है, नीचे से ऊपर जाता, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, समझे। ये हो गया क्लॉकवाइज, ऊपर से नीचे इस तरह से नाच के चला गया, ये एकदम विपरीत चला गया, समझे। तो यहाँ पर दोनों देख रहे हो, तो पहले बारी बारी से उसको इलेक्ट्रॉन को भरते, 1 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पर डी में क्या गो इलेक्ट्रॉन है? 1, तो इसलिए इसमें 1 दे देंगे, ठीक है। अब 4 तो बाहर में है, बाहरी कक्षा वाला, तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा है, तो इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से सजाया हुआ रहेगा, समझे। उसी प्रकार ये 4 आप देख सकते हो। अब ये देखिए खचरा कोई बड़ा स्मार्ट है, इसमें होना चाहिए 4s, एस में 2 होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, है ना। इसमें क्या होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन ये बगल का पगला जो है 3D बोला कि नहीं हमको 1 इलेक्ट्रॉन चाप दो, पकड़ के 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप कर जाएगा, तो देखो 4s के ऊपर कितना आ गया? 1, और डी में कितना हो गया? 5। इसीलिए हम यहाँ पर 5 गो इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 5 गो इलेक्ट्रॉन, 4 गो पर 1 गो यहाँ पर आया। उसी प्रकार आप देख सकते हो, सबको आप उसी तरीके से सजा सकते हो। अब जैसे यहाँ 6 है तो 5 गो तो हो गया पहले सीधा सीधा। अब एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन होगा तब जाके टेढ़ा टेढ़ा, यही हुंड का नियम है ना। ये हुंड का नियम है, क्लास 11th की बात है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे एक साथ नहीं भर सकता है, वो पहले बारी बारी से पहले एक तरफ से भरेगा तब जाके उल्टा नाचेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है 4s हमने लिया और 3D सबको वैसे ही समझा दिया। अब यहाँ पर देखिएगा बाबू, यहाँ आना चाहिए 4s2, इसके बाद 3D 9, लेकिन वही सेटिंग वाला आपको क्या बोले कि 1 इलेक्ट्रॉन जो छीन लेता, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए हुए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये बात अगर आप समझ गए तो वही बात यहाँ पर है, यहाँ होना चाहिए 4s2, इसके बाद 3D 9 होना चाहिए। लेकिन ये पगला जो है बहुत बगल का इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, और जैसे ही छीनेगा तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इस पर जंप करेगा, तो जैसे ही जंप करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 1। अब देखो बाबू यहाँ पर 4s2 और इसके बाद 3D वैसे ही हम समझाए हुए हैं। अब इसका तो 10 भरा हुआ, तो इसलिए इसमें 10 गो इलेक्ट्रॉन आप इस तरह सजा दिए हो। अब यहाँ 4s2, यहाँ पर 4s1 है, अब यहाँ पर 4s2, तो इस प्रकार यहाँ पर। अब देखिएगा ये बहुत समझना जरूरी था, इसी को समझाने के लिए बाबू इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा हुआ। आपके जितने भी प्रश्न है ना डी ब्लॉक का, बहुत ये तो एकदम खिंचा जाएगा इतने गो में, खाली कॉन्सेप्ट खाली ये गो पर, एक गो टेबल यही पढ़ना है, समझे। एक गो टेबल इतना पढ़ना है, इसके बाद ज़्यादा आपको पढ़ने नहीं है, ज़्यादा मतलब बहुत सारे जितना कितनों घुमा फिरा के सवाल रहेगा, सबको गनगना के बना दीजिएगा, है ना। यहाँ पर देखिएगा इसको बोलते हैं बाबू ऑक्सीकरण संख्या, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। इसको हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब 1 मिनट सुनिएगा, यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण कैसे समझाएंगे, निकाले हैं। ये +2 +3 कौन सी है? सुथनी है क्या? कुछ नहीं है, सिंपल है, आसान तरीके से आप इसको बना सकते हो, समझिएगा।
दुनिया में जितने भी प्रकार के तत्व होते हैं सब के सब अस्थायी होना चाहता है। दुनिया में जितने भी प्रकार के तत्व क्या होना चाहता है? अस्थायी होना चाहता है। अस्थायी होने के लिए क्लास 10 में आप लोग पढ़े थे अष्टक नियम, या 9th में पढ़े होंगे अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या होता है? तो अष्टक नियम जकरा बाहर में 8 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा वही राजा बनेगा। जैसे आप आवर्त सारणी के सबसे लास्ट वाला में देखिएगा, लास्ट वाला में देखिएगा एकदम जीरो, जिसको वर्ग 18 वाला बोलते हैं और उसको जीरो वर्ग का भी तत्व कहते हैं, उसको निष्क्रिय गैस कहा जाता है। सबके बाहरी कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन होगा हीलियमुआ को छोड़ करके। हीलियम बड़ा खचरा है, वो दुए गो में बोलता है कि हम राजा हैं, हम फिट फाट हैं। पूरे आवर्त सारणी में हाइड्रोजन और हीलियम का तो कोई बातें नहीं है, एक्सेप्शन के तौर पे ये चलता है। लेकिन हीलियम के नीचे जितना भी आप देख रहे हो, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, है ना, क्रिप्टोन हो गया, जेनोन हो गया, रेडोन हो गया, इस सब बकला के लास्ट में जो है 8 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। और जकरा पास 8 वो मिलेगा, समझ लीजिए वो अस्थाई है। बात समझे? तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कि कोई भी परमाणु अस्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, या त्यागता है या ग्रहण करता है। इतना बात समझ में आ गया? अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा लास्ट में क्या गो इलेक्ट्रॉन, ई जो है अस्केडियम कितना इलेक्ट्रॉन तक त्याग सकता है। अगर इसको दूसरे के साथ सेटिंग में जाना है, किसी दूसरे के साथ मिल करके रिश्ता बनाना है या यौगिक बनाना है, तो अगर उसको लगता है कि नहीं हम 2 गो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, 2 गो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान में भी रिश्ता बना सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा परमाणु मिल गया, नहीं हम जिसको 3 गो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो ये करेगा क्या? अस्थायी होने के लिए जो है, अस्थायी होने के लिए मतलब ये 3 गो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग देगा। बात समझे? या अस्थायी होने के लिए क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। आई बात समझ में? अब देखिएगा अस्केडियम जो है, इसके पास संभावना देखिए, ये इसका मन होगा कि 2 गो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी परमाणु अस्थायी होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्यागेगा उतना गो प्लस बनाएगा। क्या कहा हमने? एक बार फिर से सुनिए, कोई भी परमाणु अस्थायी होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक है, इतना बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी परमाणु अस्थायी होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतना गो प्लस बनाएगा। बात बुझे? अब देखिएगा, अगर इसको लगता है कि नहीं हम 2 गो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके जो है अस्थायी होना चाह रहे, तो +2 क्या बोला कि जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना प्लस बनाएगा। तो 2 गो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 2 गो प्लस बनाएगा। अगर इसको लगता है कि नहीं हम एक और इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और ज्यादा अस्थायी होना चाहते हैं, तो ज्यादा अस्थायी होने के लिए क्या करेगा? इहो इलेक्ट्रॉन को उड़ा देगा +3। अब एक और सवाल, ऑब्जेक्टिव में जानते हो, ऑब्जेक्टिव में यहीं से एग्जामिनर आपका दिमाग को पकड़ लेगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने आपको कह दिया जैसे Mn+2 आयन अस्थायी है कि Mn+3 आयन अस्थायी है, बताइए। हम अभी क्या बोले कि और ज्यादा अस्थायी होने के लिए और इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा अस्थायी होगा जिसका आयन जो परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। मैग्नीज जो है यानी मैग्नीज +2 आयन और मैग्नीज +3 आयन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, ये 2 गो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो इससे जो है ना, इससे ये ज्यादा अस्थायी होगा। अब कहेगा सर हम ऐसा भी तो देखे हैं, तो क्या अब बताइए सबसे ज्यादा अस्थायी? अब इससे भी ज्यादा अस्थायी ये होगा। आई बात समझ में? तो इतना बात ध्यान में रखिएगा। आपको कभी कभी मजाक में दे देगा सवाल ऑब्जेक्टिव में, बोलेगा निम्नलिखित में कौन अस्थायी है, आपको बताना है सबसे ज्यादा अस्थायी कौन है। तो सबसे ज्यादा अस्थायी का मतलब होता है जिसका जितना आयन रहेगा उतना ज्यादा अस्थायी होगा, है ना। अब यहां पर देखिएगा, अब इसके पास D में 2 इलेक्ट्रॉन था, यहां पर 4s है, तो ये चाहेगा तो 2 गो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। अगर इसकी मजबूरी है कि ना हम 2 गो इलेक्ट्रॉन को त्याग सके, है ना, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो प्लस। अगर उसका अगर नहीं 2 गो में नहीं मजा आया, हम एक और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते, तो 2 गो तो यहाँ है किया, एक और। अच्छा जब भी इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो ये क्या बार ना, तो संभावना क्या गो है? अगर या तो वो 2 गो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, अगर उसका इच्छा हो करने हमको 3 गो इलेक्ट्रॉन त्यागना, ज्यादा नहीं त्यागना है, तो 2 गो एगो यानी 3 हो जाएगा। और इसके बाद अगर यहाँ 2 के बाद अगर उसका इच्छा होगा नहीं हम इसको भी त्याग दें, तो यानी कि अब जो है टोटल कितना, 2 और 2 4, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस प्रकार जो परमाणु जितना त्यागा है उसके अनुसार उतना प्लस लिखा गया है। और वो जो आप देख रहे हो ये +2 +3 +4 +4 +5 माफ कीजिएगा, +6 +7,
ई मतलब क्या बता रहा है, ये ऑक्सीकरण, शुरुआत में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, बाद में ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। देखिए ई पगला में होना चाहिए +1, लेकिन कॉपर जो है बड़ा तेज होता है, एक्सेप्शन के तौर पे गिना जाता है, इसको अपवाद के तौर पे गिना जाता है, समझे। इसका +1 होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए, लेकिन पगला जो है शो करता है 2, तो ये अपवाद वाला बात हुआ, सब चल रहा था नियम से, ई पगला जो है बिना नियम से। अब इसमें देखिए, इसमें होना चाहिए 0, क्योंकि इसका तो पूरा फुल है, लेकिन फिर भी जिंक जो है यौगिक बनाता है किसी और के साथ, इसलिए इसका जो है संयोजकता कितना देखा जाता है, इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना देखा जाता है 2। तो ये सब जो है, ये बाबू साहब को जो आप देख रहे हो, ये अपवाद के कैटेगरी में आते हैं। आई बात समझ में। अच्छा, यहां पर आप देख रहे हो, एक और बात आपको समझाना था, क्या समझाना था उसको समझिएगा। अगर ई जोड़ा के रूप में इलेक्ट्रॉन रहेगा बाबू, तो इसको बोलेंगे युग्मित युग्मित इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहेंगे हम, युग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर छुच्छे रहेगा, खाली रहेगा, तो समझो इसको बोलेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। अब देखिएगा, अब अभी हमने थोड़ा देर पहले लेक्चर में बताया था कि जस्ता को हम लोग संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, डी ब्लॉक का तत्व कहेंगे, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। पूछो का है, इसे बता रहे हो सर। अब समझिएगा, इसका तो कोटा फुल है न रे, इसका डी तो पूरा न है रे। अब ये कहिएगा सर यहां भी तो डी का पूरा है, आप ये भी सवाल कर सकते हो, लेकिन यहां पर तो छीना छोड़ वारे, यहां से इलेक्ट्रॉन को छीन कर लाया है, इसका थोड़े उतना वैल्यू है। किसी के पास अपना खुद का संपत्ति है तो उसको अलग फीलिंग आएगा कि बाप रे मेरा खुद का संपत्ति है। आप कोई दूसरे को छीन कर संपत्ति अर्जित किया है, तो क्या उसको आप क्या बोलिएगा, उसको तो आप डकैते न बोलिएगा। तो ई अगर मतलब दूसरे का इलेक्ट्रॉन को लेकर सोच रहा है कि हम राजा है, तो राजा है आपको लगता है, आप क्या बोलिएगा। कोई समाज में एक व्यक्ति ऐसा है जो मेहनत करके एकदम खूब जो है, मतलब मेहनत करके एकदम जो है धन अर्जित कर रहा है, संपत्ति अर्जित कर रहा है, और एक व्यक्ति ऐसा है उसी समाज का है जो दूसरे से छीना छोड़ करके मतलब जो है धन अर्जित करता है। अगर 10 करोड़ रुपया एक व्यक्ति के पास है और दूसरा व्यक्ति जो है वैसा है जो दूसरे से जो है पैसा छीन के एकदम जमा किया है, आप दोनों, आपके नज़र में तो दोनों करोड़पति है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आप बोलिएगा कि नहीं ये ईमानदार आदमी है, यहाँ जो है ये पगला है, खचरा आदमी है। बात समझे। आप इसको बुरे के कैटेगरी में मानिएगा, इसको अच्छे कैटेगरी में मानिएगा। ठीक वही बात है यहाँ पर क्या कहिएगा इसको, अरे इसमें क्या बोलेगा, डी तो भड़ा है, डी तो भड़ा है, कहिए ना, डी तो भड़ा है, लेकिन ये दूसरे का छीन करके, तो इसको हम लोग नहीं कहेंगे, मतलब इसको हम लोग संक्रमण तत्व ही कहेंगे, क्योंकि दूसरे से लेकर थी क्या आई खुद, इसके पास खुद बपोती इलेक्ट्रॉन था, इसलिए इसको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाएगा। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, संक्रमण तत्व कहते किसको है, अरे वही न रे जकरा पास जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, युग्मित नहीं, अयुग्मित अकेला वाला। देखो इसमें एक कोग है, इसमें खाली वाला है, खाली वाला है, इसमें भी खाली वाला है, इसलिए जिसमें समझ रखिए एक कोग, अगर एक कोग जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गया तो समझ रखिए वो संक्रमण तत्व है। और जिसका पूरा डी में एक कोग इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसका डी में एक कोग इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसका पूरा जो है कोटा भरा हुआ है, समझे, या जिसका आप ऐसे समझिए नहीं, एक गोबला बात नहीं बोलेंगे आपको, आप इतना ध्यान में रखिएगा, जिसका डी में पूरा भरा रहेगा ना, पूरा भरा रहेगा 10 इलेक्ट्रॉन, उसको बोलिएगा वो संक्रमण तत्व के दायरे में नहीं आएगा। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलेगा, क्या बोले, जिसके डी में पूरा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन रहेगा 10, ठीक है। तो आप अब कहिएगा सर ये कैसे पता चलेगा, पता चलेगा जस्ता के नीचे जितना को देखिएगा, जस्ता के नीचे जहां देखिए आवर्त सारणी देख लीजिएगा, जस्ता के नीचे जितना तत्व रहेगा, समझ रखिए जस्ता के नीचे जो तत्व रहेगा उसके नीचे जितना तत्व है सब के सब जो है मतलब आपका संक्रमण तत्व नहीं है। एक्सेप्शन मतलब वो हाई डी ब्लॉक का तत्व है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। तब कहिएगा सर संक्रमण तत्व का मतलब क्या होता है, तो वह तत्व डी ब्लॉक में उपस्थित वह तत्व जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या बोलिएगा, डी ब्लॉक में उपस्थित वह तत्व जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे ही हम लोग कहेंगे संक्रमण तत्व। और चूंकि डी ब्लॉक में जितने भी प्रकार के तत्व हैं सबके सब धातु हैं, इसलिए उसको संक्रमण धातु भी कहा जाता है। आइए बात समझ में, क्या कहा एक बार फिर से सुनिएगा, डी ब्लॉक में उपस्थित वे तत्व जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो ऐसे तत्व को संक्रमण धातु कहा जाता है।
अब आपको ये बात समझ में आ गया। अब बोलेगा इसका गुण बताओ, तो इसका कई सारे गुण हैं, ये रंगीन होते हैं, रंगीन प्रकृति को होते हैं। इसके ऑक्सीकरण संख्या परिवर्ती होते हैं। पूछेगा का है सर, क्योंकि इसके अयुग्मित की संख्या अलग अलग है। अब सवाल पूछेगा संक्रमण धातु जो है, संक्रमण धातु के ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्ती होती है, क्यों? बोलिएगा सर इसके पास जो है अलग अलग संक्रमण, चूंकि संक्रमण धातु के पास जो है अलग अलग संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी वजह से इसका ऑक्सीकरण संख्या परिवर्ती होता है, अलग अलग होता है। कोई पूछेगा संक्रमण धातु जो है रंगीन क्यों होते हैं, बोलिएगा सर चूंकि संक्रमण धातु का अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या होती है, या आप इसको अलग ऐसे भी बोल सकते हैं, चूंकि संक्रमण धातु के पास जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना, इसी वजह से इसका रंग जो है रंगीन होता है। अब नए कोनो अगर पॉइंट मिलेगा ना, तो एग्जाम अगर भुतला गए, आपके खोपड़ी में नहीं आ रहा, आपका टकले में नहीं आ रहा है, एक बात आप ध्यान में रखिएगा सर कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जकरा में रहेगा बस सेटिंग कर दीजिएगा। सवाल हमने एक क्यों पूछा, जैसे हमने आपसे ये पूछा कि संक्रमण धातु के ऑक्सीकरण परिवर्ती होते हैं क्यों, तो बोलिएगा सर चूंकि संक्रमण धातु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अलग अलग संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी प्रकार इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है गुरुजी? इसी प्रकार इसका ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग होता है। अब कोई पूछेगा, एक और बात ध्यान में रखिएगा, जिसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो रंगीन होगा, और जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो रंगहीन होगा, रंगहीन होगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, और इसका चुंबकीय गुण अगर देखिएगा गुरुजी, चुंबकीय गुण, तो इसका चुंबकीय गुण जो है ये आकर्षण होगा, है ना, ये आकर्षण होगा, और ये प्रतिकर्षण होगा। ये क्या होगा बाबू? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब ठेलने वाला बल, एक दूसरे को धकेलने वाला बल, ठीक है। अब बताओ जस्ता का गुण बताओ, चुंबकीय प्रवृत्ति कैसा होगा? कहिएगा सर इसके पास तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका चुंबकीय गुण बताओ, तो बोलिएगा इसका चुंबकीय गुण प्रतिकर्षण होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कॉपर का, क्रोमियम का, माफ कीजिए क्रोमियम का बताओ, क्रोमियम का चुंबकीय गुण बताओ, भाई इसके पास तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से ये जो है आकर्षण होगा, यानी आकर्षण मतलब अनुचुंबकीय, है ना, आकर्षण मतलब अनुचुंबकीय। आकर्षण, जिसमें आकर्षण होगा उसको बोलेगा अनुचुंबकीय, इसका चुंबकीय गुण क्या होगा बाबू? अनुचुंबकीय। और जिसका प्रतिकर्षण होगा तो मतलब समझ रखिए उसको प्रतिचुंबकीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? प्रतिचुंबकीय। आई बात समझ में? तो सवाल ऐसे ही एग्जामिनर आपको एकदम टटोलेगा कि आप कहाँ तक सीखे। अब आप भी कहिएगा सर जी अब तो हम नस पकड़ लिए, अब नस पकड़ा दिए, नस पकड़ा दिए। तो जब आप नस पकड़ लिए तो कोनो सवाल किसी भी स्टाइल में पूछेगा आप जवाब दे दीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जिन बच्चों को ये वीडियो ज़रूरत है उनके पास ज़रूर भेजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपके लिए ही लिखा हुआ था, इसलिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, स्क्रीनशॉट तुरंत ले सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है, और सवाल जितना मैं करवा रहा हूँ ज्यादा प्रश्न की कोई हलचल नहीं है, जितना सवाल मैं करवा रहा हूँ उतने प्रश्नों को अच्छी तरीके से टोटल पढ़ लीजिएगा। डी ब्लॉक का जो है टॉपिक 1 से 1.5 घंटा में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यही समझ रखिए। केवल एकदम टू द पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से दिया हुआ है, ठीक है। आप पहले क्या पढ़े नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं, एक वीडियो लेक्चर देखिए और कॉपी कलम लेकर के आप बैठ जाइए, आराम से टोटल टॉपिक को याद ही कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब के सब बन जाएगा। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना विश्वास के साथ पढ़िए। और जिन बच्चों को इस वीडियो लेक्चर की जरूरत है उनके पास जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। यहाँ पर देखिएगा बाबू, एनसीईआरटी से सवाल लिया हुआ, आप चाहो तो एनसीईआरटी देख सकते हो। कहता है आप किस प्रकार कह सकते हैं कि अस्केडियम जो है, अस्केडियम का परमाणु संख्या को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। 21 है, एक संक्रमण तत्व है, लेकिन जिंक नहीं है। आ गया ना वही पुराना वाला कहानी, आपने देखा था सर जी, जिंक का जो है लास्ट का डी उपकोष क्या था?
बढ़ा हुआ था, जिंक का लास्ट वाला डी उपकोष क्या था, बढ़ा हुआ था, जबकि अस्केडियम में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था। वही बात यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं शॉर्ट में दे दिया हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। अस्केडियम में हम शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले हैं नोबेल गैस के द्वारा। इसका 18 होता है, 18 दो 20 है, यहाँ टोटल परमाणु संख्या कितना है, 21। 18 इसका होता है, 18 दो 20, 20 एक 21, ठीक है। और जिंक का देखिएगा बाबू, 18 और 2, 18 दो 20, 10 30। यानी आपको वैसे वहां पर डिटेल में अभी तुरंत बताया था, जिंक का, स्केडियम का भी और जिंक का भी निकाल के दिखाए थे, है ना। अगर दिक्कत है तो एक बार वीडियो को पॉज करके उल्टा करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू देखिएगा, जिंक का डी ऑर्बिटल जो है पूरा भरा हुआ है, जबकि इसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन है। आपको क्या बताया था कि जिसका डी ऑर्बिट जो है पूरा भरा रहेगा, समझ रखिए, वो अस्थाई होगा लेकिन वो संक्रमण तत्व नहीं होगा। डी ब्लॉक का तत्व होगा लेकिन वो संक्रमण तत्व नहीं होगा। आई बात समझ में। अब ये अस्केडियम जो है इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके पास जिस भी डी ब्लॉक ऑर्बिटल में, यानी डी ब्लॉक में उपस्थित वो तत्व जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व कहेंगे। ये तो मैंने कहा था। तो यहाँ पर जो है इसके पास युग्मित के अयुग्मित, ये तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से ये संक्रमण तत्व कहे जाएंगे और इसको नहीं कहा जाएगा। आइए बात समझ में। तो अब आप जवाब अपने तरफ से बना के लिखिएगा, मैं बताता हूं। चूंकि अस्केडियम अस्केडियम के डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चूंकि अस्केडियम के डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि जिंक के डी उपकोष में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अतः अस्केडियम जो है, अस्केडियम संक्रमण तत्व है। अतः अस्केडियम संक्रमण तत्व है। और इतना भाषा अपने इच्छानुसार लिख दीजिएगा और इसको नीचे में बना दीजिएगा, तो बस काम हो गया आपका, ज्यादा कोई बकेते नहीं करना इसमें, ठीक है। ये भी सवाल एनसीईआरटी का ही है। कहता है सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरित डी कक्षक 4d10 है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह संक्रमण तत्व है। अब देखिएगा, सिल्वर का लास्ट में कहता है डी में 10 को हाईवे किया, बात समझे, और इसके बावजूद भी ये कहता है कि मतलब ये संक्रमण है। इसका मतलब जानते हैं, हो सकता है ये बगल के पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन को छीना होगा, आई बात समझ में, और अपना 10 को पुराया होगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमने सिल्वर लिया हुआ, परमाणु संख्या इसका 47 है, और इसके निकट जो आता है, इसके निकट जो आता है नोबेल गैस क्रिप्टॉन आता है। क्या आता है, क्रिप्टॉन। आप चाहो तो पूरा एकदम पूरा लॉन्ग कट में भी बना सकते हो, शॉर्ट कट में आप ये देखिए कि इसके नजदीक वाला कौन सा ऐसा तत्व है जो अस्थायी आता है, तो सिल्वर के नजदीक वाला आता है क्रिप्टॉन। अब क्रिप्टॉन जो है, क्रिप्टॉन, इसके बाद जो है इसका डी उपकोष जो है बाबू भरा है, जबकि 5s में एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ससर गया, तो एगो इलेक्ट्रॉन तो s से निकलेगा और एगो इलेक्ट्रॉन d से निकलेगा, तो तभी तो 2 प्लस बनाया है। अगर एक प्लस बनाता, मान के चलिए जैसे हमने लिख दिया आपके सामने Ag प्लस, यानी इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब एगो इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया है, स्किप किया है, हटा दिया है। अगर यहाँ पर +2 है बाबू, तो +2 का मतलब जानते हो, +2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो कहां से त्यागेगा, ये को s में से और ये को d में से, तभी तो। अब इसके पास कौन सा इलेक्ट्रॉन आ गया, अयुग्मित। अब जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो बाबू ये संक्रमण होगा कि नहीं होगा, संक्रमण होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है ना। तो यहाँ सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरित डी कक्षक होते हैं, जबकि अस्थायी होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, संक्रमण धातु हो जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागा, जिसके वजह से क्या हो गया, संक्रमण धातु। इतने बात आपको दे देना है बस, और कुछ नहीं करना, कोई चरकानी नहीं, केवल समझने के लिए 2 प्रश्न को आपके सामने दिया हुआ है। ये पेपर में पूछा नहीं गया है, लेकिन समझने के लिए आपको दिया गया। अब पेपर में किस टाइप से पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, वो देखिएगा। कहता धन आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा, ये सब सवाल आपको जानते हैं, ये सब सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में भी खटका देगा या फिर सब्जेक्टिव में भी बोल देगा, रे इसका बनाओ तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखते हैं, कोई भी 2 उदाहरण दे देगा, समझे। तो यहाँ पर देखिएगा, मैग्नीज का तो आपको आता है। अगर आपको आइडिया है लॉन्ग कट तो लॉन्ग कट बनाइए, अगर आपको लगता नहीं हम शॉर्ट कट में भी बना के चल सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जामिनर पूरा नंबर देगा आपको, ठीक है। तो
तो यहाँ मैंने शॉर्ट में ही बनाया हुआ था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें एडजस्ट करना था, है ना। तो मैग्नीज का परमाणु संख्या 25 हुआ और इसके निकट वाला आर्गन आता है और आर्गन अस्थाई है। इसका हमने कॉन्फ़िगरेशन ऐसा निकाला। हमसे पूछा है बाबू ये मैग्नीज आयन +2 आयन का, तो कोई बात नहीं, दो प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब जानते हो दो ठो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो इसमें से दो गो इलेक्ट्रॉन त्यागे तो एस के ऊपर एस, चार तो बाहर में रहता है। अब जब चार बाहर में रहेगा तो ये दो गो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तब ना जाके दो गो प्लस बनाएगा। तो यहाँ पर जो है दो गो इलेक्ट्रॉन को त्यागा, एस के ऊपर 0 बच गया, तो 0 बच गया तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिएगा अगर मान लीजिए एक के प्लस रहता तो एक के प्लस रहता तब क्या गो इलेक्ट्रॉन त्यागता, एगो इलेक्ट्रॉन त्यागता। तो यहाँ पर एस पर क्या रहता है, एगो, तो वही देखो यहाँ पर एस पर एगो आया है। उसी प्रकार आपसे कभी मजाक में पूछेगा कि भाई हमको लोहा का +2, आप उसका शॉर्ट में आता है तो बनाइए, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग कट में ही बनाइएगा। और इसके बाद उसमें देखिएगा लास्ट वाला कौन सा कक्षा आता है, अगर +2 बोला है तो दो गो इलेक्ट्रॉन घसका दीजिएगा, +3 बोलेगा तो 3 गो इलेक्ट्रॉन को घसका दीजिएगा। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पर किया हुआ है। इसमें 2 बोला है तो एस में 2 गो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन 2 को उड़ा दिया है। अब देखिए यहाँ +3, तो अब यहाँ पर 6 ठो था, 6 ठो था तो अब तो डी में आया, यानी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। मैं आपको कुछ टास्क दिया हूं, अस्केडियम का हो गया, टाइटेनियम, वेनेडियम, वेनेडियम यहाँ +5, क्या गो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 5 गो। तो ये आपको खुद से करना है, मैं केवल एक तरीका बता रहा हूं। इतना विश्वास के साथ रखिएगा कि टोटल प्रश्न आपका बनेगा, समझे। अब देखिएगा, अभी हमने बताया था कि जिस भी संक्रमण तत्व का जितना ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या रहेगा वो संक्रमण तत्व उतना ज्यादा अस्थायी होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इतना बात ध्यान में रखिए। जैसे मैग्नीज +2 आयन या मैग्नीज 3+ आयन, यहाँ सिल्वर प्लस आयन और सिल्वर 2+ आयन, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा अस्थायी होगा, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वही ना अस्थायी होगा रे। तो यहाँ पर जो है बाबू सबसे ज्यादा अस्थायी कौन है, यहाँ पर जो है मैं यहाँ लिख देता हूं, Mn2+ आयन से ज्यादा अस्थायी होगा बाबू Mn3+ आयन। अभी हमने तुरंत बोला था कि जिसका ऑक्सीकरण संख्या जितना ज्यादा उसकी अस्थायित्व उतना ज्यादा, समझे, जिसका ऑक्सीकरण जितना ज्यादा उसका अस्थायित्व उतना ज्यादा। अब यहीं पर देख लीजिए ना, हम आपको Fe2+ आयन, Fe3+ आयन में इनमें से बताओ तो कौन सा सबसे ज्यादा अस्थायी। आप कहोगे गुरुजी इसमें 3 गो इलेक्ट्रॉन त्यागा है, और 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण इसका होगा, तो इसका मतलब Fe2+ आयन से ज्यादा अस्थायी हो जाएगा Fe3+ आयन। इसमें देखिएगा तो इसमें जैसे वेनेडियम 2+ आयन, यहाँ वेनेडियम 5+ आयन, इन दोनों में अस्थायी कौन होगा, तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या जितना ज्यादा होगा वो उतना अस्थायी होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अब सवाल आपको इस तरह से नहीं पूछ करके कोई यौगिक में देगा तब क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना, आराम से बना लेंगे। यहाँ पर आपको देखना डी ब्लॉक का था, तो इसमें कौन है, तो सारा खेला डी ब्लॉक पर हो रहा है, समझे। जैसे मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज ट्राइऑक्साइड, इस तरह से दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना, डी ब्लॉक का ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका आप लोग 11वीं कक्षा में सीखे होंगे। किसी भी ध्यान में रखिएगा, किसी भी यौगिक का कुल ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, किसी भी यौगिक का कुल ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। किसी भी अणु का, कोई अणु रहेगा जैसे हाइड्रोजन हो गया, H2 लिखा रहेगा, उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा, बात समझे। जैसे Cl2 अणु रहेगा तो Cl2 अणु का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या 0, है ना, क्योंकि वो अस्थाई है। तो अस्थाई पदार्थ रहे, चाहे वो यौगिक रहे या अणु रहे, आई बात समझ में, चाहे वो तात्विक अणु रहे या यौगिक अणु रहे या कोई यौगिक पदार्थ रहे, तो उसका कुल ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर मैग्नीज का हमने मान लिया है ऑक्सीकरण संख्या कितना, x। अब ऑक्सीजन का संयोजकता देखना होता है, ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है बाबू रे, -2, क्या होता है, -2। तो यहाँ पर -2 दे दिया। अब इतना इसको, इसका ऑक्सीकरण संख्या हमने x माना है, इसका -2 होता है। हमने बोला कि कुल यौगिक का ऑक्सीकरण होता है 0, दे दिया 0। अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, अब माइनस फुदक के उस पर चला जाएगा प्लस, यानी x का मान कितना है बाबू, प्लस, यानी इसमें से जो है इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, +2। चलिए इतना बात हो गया। और उसी प्रकार यहाँ पर निकाले, अब ऑक्सीजन कै गो है, यहाँ पर 2 गो। अब एक ऑक्सीजन का होता है -2, एक ऑक्सीजन का -2, एक ऑक्सीजन का -2। तो यहाँ पर देखो बाबू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माफ कीजिएगा, यहाँ पर हम उल्टा बोल दिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 दूना हो जाएगा 4। अब ये 4 फुदक के उस पर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा x का मान,
x का मान +4 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर इसका +4 आया, उसी प्रकार इसका हमने निकाला, इसका निकाला तो यहाँ पर +6 आया। तो अभी आपको हम क्या बोले थे, जिसका ऑक्सीकरण संख्या जितना ज्यादा रहेगा, जिसका ऑक्सीकरण संख्या जितना ज्यादा रहेगा वो उतना अस्थायी होगा। तो सबसे ज्यादा अस्थायी कौन, तो वो सबसे ज्यादा मैग्नीज ऑक्साइड। और ध्यान में रखिए जो जितना अस्थायी उसकी अम्लता उतना ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसके ऑक्साइड, सबसे ज्यादा अम्लता किसकी होगी, मैग्नीज ट्राई ऑक्साइड का। किसका होगा, मैग्नीज ट्राई ऑक्साइड। यहाँ पर सिंबल आपके पास दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर वाले इस वाले सवाल को देखिएगा। इस वाले सवाल को देखने से पहले यहाँ रिमार्क में देखते हैं, डी के ऊपर अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है या 5 इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है, विन्यास के तत्व जो होंगे वो सबसे ज्यादा अस्थायी होंगे। अभी जस्ता के बारे में चर्चा कर रहा था हमने, तो जस्ता वाला में जो है बाबू, जस्ता में 10 गो था इसलिए वो अस्थायी था। तो अगर जिसके पास 5 गो रहेगा, हमने ये बोला था आधा भरा कक्षा या पूरा भरा कक्षा या डी में नहीं भी रहेगा, बात बुझे, डी में नहीं भी रहेगा तो समझ रखिए वो अस्थायी होंगे। ठीक है, अब देखिएगा बाबू, इतना बात ध्यान में रखिएगा। अब टाइटेनियम +4 आयन और इसमें कौन सबसे ज्यादा अस्थायी। अब आप लोग होशियार है, अब तुरंत जवाब दीजिए, सर जी टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होता है। अब तो देखकर भी सवाल, देखकर भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो जवाब दे दीजिएगा। अब फटाक से बोलेगा सर जी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन, सबसे ज्यादा अस्थायी ये होगा, है ना, टाइटेनियम +4 आयन का। बात बुझे, तो ये सब सवाल आपको जानबूझ के दिया गया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिएगा बैक में अभी तुरंत हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम डी ब्लॉक के बारे में कुछ बात बोले थे आपको, है ना। डी ब्लॉक होता क्या है, डी ब्लॉक तत्व क्या है, संक्रमण तत्व क्या है, असंक्रमण तत्व क्या है। संक्रमण तत्व का हमने उदाहरण लिखा हुआ है, असंक्रमण तत्व का उदाहरण जैसे जस्ता हो गया, कैडमियम हो गया, पारा हो गया, ये सब असंक्रमण तत्व में आते हैं। डी ब्लॉक क्या होता है, तो अभी तुरंत बोला था डी ब्लॉक क्या होता है, यानी आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल का वह भाग या वह हिस्सा जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होता है। क्या बोलिएगा बाबू, जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होता है ना, और उसमें उपस्थित तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है डी उपकोष में प्रवेश करता है। इतना बात बोल दीजिएगा, है ना, तो उसे डी ब्लॉक कहा जाएगा। एनसीईआरटी के अनुसार डेफिनेशन क्या है, आवर्त सारणी का वह भाग या वह हिस्सा जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच स्थित होता है ना, उसे हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं। आई बात समझ में। और या फिर दूसरे स्टाइल में भी बोल सकते हो, यानी आवर्त सारणी में स्थित वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करता है। और कई को लोग इसको बोलता है डी ब्लॉक का तत्व क्या है, तो यही बात आप बोल दीजिए, गणगणा के जवाब हो जाएगा। यानी तत्व बोला है तो क्या बोलिएगा, डी ब्लॉक में उपस्थित वे तत्व जिसका इलेक्ट्रॉन जो है डी उपकोष में प्रवेश करता है ना। डी ब्लॉक में उपस्थित वे तत्व जिसका इलेक्ट्रॉन जो है या अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में या उपकक्षा में या डी ऑर्बिटल में या डी सबसेल में क्या करता है, जंप करता है या प्रवेश करता है, उसको क्या बोलिएगा, डी ब्लॉक तत्व बोलिएगा। और ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है बाबू, संक्रमण तत्व। अभी तुरंत बोला था डी ब्लॉक में स्थित वे तत्व, डी ब्लॉक में स्थित वे तत्व जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या बोलिएगा बाबू, डी ब्लॉक में स्थित वे तत्व जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे अस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इस सब के पास जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इसके बाद नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट यानी असंक्रमण तत्व। यानी असंक्रमण तत्व का मतलब क्या, डी ब्लॉक में स्थित वे तत्व जिसके पास जो है कोई भी युग्मित मतलब कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि युग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी इन सब में जो है बाबू युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मैं इसका भी तुरंत डेफिनेशन देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसका डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर देता हूं, ठीक है, खाली रोकना। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी लेक्चर में बताया था, जितनी परिभाषा आपको बताया था, समझाया था, उतना आपके स्क्रीन पर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डी ब्लॉक क्या है, तो पीरियोडिक टेबल का वह हिस्सा जो एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होता है उसे डी ब्लॉक कहते हैं। ये एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया डेफिनेशन है, आप चेक कर सकते हो। इसमें कुल जो है 40 तत्व होते हैं, जिसमें 31 तत्व जो है प्राकृतिक है और 9 तत्व जो है वो कृत्रिम है, ठीक है।
और इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाबू n-1 इंटू डी का पावर 1 माइनस जो है 10 होता है, या ns का पावर 0 से लेकर 1। कुछ किताब में आपको ये चीज पहले दिया हुआ रहेगा, ये बाद वाला आप चेक कर लीजिएगा। डी ब्लॉक के तत्व जो हैं उसका कुछ देखिएगा, उनमें से किस किस प्रकार के किस किस वैरायटी के तत्व पाए जाते हैं उसको देखिएगा। तो संक्रमण धातु तो रहबे करेगा, डी ब्लॉक में ही संक्रमण धातु पाए जाते हैं। सिक्का धातु ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। कॉपर है, चांदी सोना जो आप बोल सकते हैं इसको, एजी और एयू है ना। उड़नशील धातु यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है यानी गलनांक कम होने की वजह से इसको उड़नशील धातु कहा जाता है। जिंक हो गया, कैडमियम, इधर पारा हो गया, ठीक है। एक होता उत्कृष्ट गैस यानी AgAuPt है ना, इसको उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। और इसके बाद जो है डी ब्लॉक तत्व क्या है, तो डी ब्लॉक में उपस्थित वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है, यानी डी ब्लॉक में उपस्थित वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है डी सबसेल में यानी डी उपकोष में प्रवेश करता है। किस में प्रवेश करेगा, डी उपकोष में प्रवेश करता है, उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है ना। जैसे हो गया स्केडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, बहुत है। रिमार्क में देखिएगा बाबू, जिंक, कैडमियम, पारा ये सब जो है संक्रमण तत्व नहीं होता है, असंक्रमण तत्व। और आवर्त सारणी में देखिएगा मूल रूप से कितने ग्रुप्स पाए जाते हैं, 3 से लेकर 12 तक जो है समूह पाया जाता है ग्रुप, और 4 से लेकर के 7 तक जो है पीरियड पाया जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, तो डी ब्लॉक में उपस्थित वह तत्व जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। यानी जिसके पास जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना, बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं, ठीक है, जोड़ा नहीं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। सबको नहीं कह सकते, जिसका पूरा डी उपकोष में पूरा इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा उसको नहीं कहा जाएगा, है ना। एग्जाम्पल देखिएगा, स्केडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, ये सब जो है संक्रमण तत्व है। रिमार्क में देखिएगा बहुत चीज यहाँ पर, जस्ता हो गया, कैडमियम, ये सब जितने भी प्रकार के एलिमेंट आप देख रहे हो ये सब के सब जो है इसका सामान्यतः ऑक्सीकरण संख्या जो है 2 होता है, और इसका भरा रहता है, लेकिन फिर भी हम जो है ये सब एक्सेप्शन है यानी अपवाद के कैटेगरी में आते हैं। इसका सामान्यतः ऑक्सीकरण संख्या हम लोग 2 मानते हैं। कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इसका डी उपकोष पूरा भरा रहता है ग्राउंड स्टेट में, यानी मूल अवस्था में जो है तलस्थ अवस्था जिसको कहते हैं, इसका पूरा भरा रहता है ना। इसको असंक्रमण तत्व कहते हैं, लेकिन फिर भी इसका सामान्य ऑक्सीडेशन नंबर इतना। अब बात के कैटेगरी में आते हैं। आवर्त सारणी में देखिएगा तो एक आता है आपका 3D श्रेणी, एक 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी, 7D श्रेणी, इस तरह से आप देख सकते हो। तो 3D श्रेणी का मतलब होता है कि लास्ट में 3D आएगा ही आएगा। 4D श्रेणी का मतलब जब आप किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो अगर लास्ट में 4D आ गया तो वो 4D श्रेणी के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर देखिएगा इसका थोड़ा सा क्रिस्टल लेटिस यानी क्रिस्टल जो है जालक इसका देखते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। तो जो 3 और 4 के कैटेगरी में आते हैं, यानी जो तत्व श्रेणी 3 और 4 के कैटेगरी में आते हैं, है ना, माफ कीजिएगा यहाँ पर हम इसको हम लोग बोलेंगे 3 ग्रुप कहेंगे, ठीक है, ग्रुप कहेंगे। जो तत्व तीसरे और चौथे ग्रुप में आता है उसकी संरचना बीसीसी और एचसीपी जैसे, एचसीपी आप लोग पढ़े होंगे पहला अध्याय, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक कब इसको बोला जाता है ना। और 5वां और 6ठा ग्रुप का तत्व जो होता है उसकी संरचना बीसीसी जैसी होती है, 7वां 8वां का ऐसा होता है एससीपी, और 9वां और 11वां का सीसीपी होता है, और 12वां का अभी तक ज्ञात नहीं है। अगर ज्ञात होता तो आपको जरूर मिलता, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपका वीडियो अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत सारे जो है मतलब हमें सीखने को मौका मिला, तो इसको जो है इस वीडियो लेक्चर को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा जिनको जरूरत है। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, है ना। धन्यवाद। अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका एक और देंगे पार्ट, सेकेंड पार्ट, जिसमें आपको जो है बहुत सारे प्रश्न आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू।